नमस्कार दोस्तों। बिल्किस केस में 11 दरिंदों की रिहाई पर बवाल और सवाल के बीच कुछ चौंकाने वाली जानकारी आज फिर सामने आई है। जानकारी ये कि ये बलात्कारी और हत्यारे जेल में उम्र कैद की सजा काटने के दौरान कभी पैरोल पर तो कभी फरलो पर कई कई महीने तक जेल से बाहर रहे हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक इन सभी दरिंदों पर सरकार और जेल प्रशासन की मेहरबानी रही और ये बार बार पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर आए और तय मियाद के महीनों बाद जेल वापस लौटे। कोई 14 दिनों के लिए फरलो पर बाहर आया तो 136 दिनों बाद जेल लौटा। कोई 90 दिन के लिए फरलो पर बाहर आया तो 287 दिन बाद जेल वापस लौटा। इसी तरह से सब के सब बार बार जेल से बाहर आते रहे और महीनों तक बाहर आजाद हवा में वक्त गुजारकर मनमर्जी से जेल वापस लौटते रहे। इनके लिए जेल से बाहर आने और जाने का दरवाजा ऐसे खुला था जैसे ये गैंग रेप और हत्या के आरोपी ना हो बल्कि कोई मामूली गुनहगार हो। वैसे फरलो उम्र कैद की सजा काट रहे किसी भी कैदी का कानूनी अधिकार है, लेकिन उसका भी एक प्रावधान होता है, मियाद होती है, समय सीमा होती है, वजह होती है, सैंक्शन करने का तरीका होता है। इन दरिंदों पर सरकार और सिस्टम इतना मेहरबान था कि जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता ही होगा कि इन सभी को उम्र कैद की सजा हुई थी और 14 साल पूरे होने के बाद राज्य सरकार की सजा माफी नीति यानी रेमिशन पॉलिसी के तहत सब कुछ मैनेज करके वक्त से पहले इन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि ये सब कुल मिलाकर 1000, 1200, 1300 या 1400 दिनों तक जेल से बाहर रहे हैं। यानी सजा अवधि के दौरान 4 साल से ज्यादा वक्त तक पैरोल और फरलो पर ये लोग जेल से आजाद होकर बाहर घूमते रहे। ये जानकारी भी गुजरात सरकार के उसी हलफनामे से मिली है जो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है और जिस हलफनामे में सरकार ने इन दरिंदों का पक्ष लेते हुए बेशर्मी से इनकी रिहाई को सही ठहराया है। करीब 500 पन्ने के उस हलफनामे में गुजरात सरकार ने कहा है कि इन दोषियों ने 14 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में बिताए हैं। इन सभी के गुड बिहेवियर का जिक्र करते हुए सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार की रजामंदी के मिलने के बाद इन्हें रिहा किया गया है। रजामंदी की चिट्ठी आप कल देख चुके हैं। इसी हलफनामे में और क्या है वो आगे बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जिन दरिंदों के गुड बिहेवियर का जिक्र करते हुए गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में इनकी रिहाई की तरफदारी की है उसकी हकीकत क्या है। उससे पहले एक एक करके इन दरिंदों की जेल से छुट्टी और छुट्टी की अवधि के आंकड़े पर गौर करिए जो आज के इंडियन एक्सप्रेस में स्क्रीन पर आप यहां ग्राफिक्स देख रहे हैं। 11 दरिंदे बिल्किस बानो के गुनहगार, सजा याफ्ता मुजरिम, इनके खिलाफ सबूतों का पुलिंदा। सीबीआई के मुताबिक हीनियस क्राइम, ऐसा अपराध जिसके लिए इन्हें सजा माफी वक्त से पहले नहीं मिलनी चाहिए। स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं। जसवंत पैरोल पर बाहर रहे 950 दिनों के लिए, फरलो पर बाहर रहे 219 दिनों के लिए, कुल जमा 1169 दिनों के लिए जेल से बाहर रहे। गोविंद 986 दिन तक पैरोल पर बाहर रहे, 216 दिन तक फरलो पर बाहर रहे, कुल मिलाकर 1202 दिन तक बाहर रहे। शैलेश भट्ट 934 दिन तक पैरोल पर बाहर रहे, 163 दिन तक फरलो पर बाहर रहे, यानी 1100 दिन से ज्यादा वक्त तक बाहर रहे। बिपिन चंद्र जोशी 909 दिन तक पैरोल पर बाहर रहे, 170 दिन तक फरलो पर बाहर रहे, 1079 दिनों तक बाहर रहे। प्रदीप मोढ़िया, ऐसे ही सबके अलग अलग नाम स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजू भाई सोनी 1166 दिनों तक, अब इसको साल में आप जोड़ लीजिए, पैरोल पर बाहर रहे जेल से। 378 दिन तक, माफ करें 182 दिन तक फरलो पर बाहर रहे, कुल जमा 1348 दिन तक बाहर रहे। सोच लीजिए, साल में 365 दिन होते हैं, 1348 दिन तक ये बाहर रहे। रमेश चांदना 1198 दिन तक पैरोल पर बाहर रहे और 378 दिन तक फरलो पर बाहर रहे। 1576 दिनों तक रमेश चांदना साहब जेल से बाहर रहे और ये
लिस्ट में मितेश भट्ट भी हैं, 771 दिन पैरोल पर, 234 दिन फरलो पर, कुल जमा 1005 दिन। राधेश्याम शाह हैं 895 दिन पैरोल पर, 154 दिन फरलो पर, कुल जमा 1049 दिन। ऐसे सब के सब 1000 से ज्यादा दिन तक पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर रहे। इसी से समझिए कि कैसे इन दरिंदों को आसानी से बार बार पैरोल और फरलो मिलता रहा। इन 11 दोषियों में रमेश चांदना नाम का शख्स जनवरी 2015 में 14 दिन के लिए फरलो पर बाहर आया, लेकिन 135 दिन बाद जेल वापस लौटा, यानी तय अवधि के 122 दिन बाद। कुल मिलाकर 1576 दिन, यानी 4 साल से ज्यादा वक्त तक रमेश चांदना जेल से बाहर रहा। राजू भाई सोनी नाम का शख्स नासिक जेल से 90 दिन के पैरोल पर बाहर आया, लेकिन इसने 287 दिन बाद सरेंडर किया, यानी 197 दिन ज्यादा जेल से बाहर बिताकर लौटा। बाकियों को भी ऐसे ही बार बार बाहर आने की छूट मिलती रही। फरलो उन सजा याफ्ता कैदियों को दी जाती है जो लंबे समय से सजा काट रहे हैं, और ये एक तरह की छुट्टी होती है जो कैदियों को परिवार से मिलने या पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी पूरा करने के लिए दी जाती है। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जितनी दी गई वो बात है, और जितनी दी गई उससे कई गुना ये बाहर रहे। इस बारे में राज्य सरकारों ने अपने अपने नियम बनाए, लेकिन आमतौर पर फरलो 14 दिनों के लिए होता है, और इस अवधि को सजा की अवधि में ही जोड़ दिया जाता है। जेल में रहने के दौरान इतनी बार इनका बाहर आना और तय वक्त से महीनों तक ज्यादा बाहर गुजार कर फिर जेल जाना इस बात का सबूत है कि जेल अधिकारी और प्रशासन इन सभी पर हमेशा मेहरबान रहे। इन सभी पर जो गैंग रेप और कत्ल के आरोपी थे और हैं। अब बात उस गुड बिहेवियर की जिसका जिक्र गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में किया है। मैंने पहले भी आपको 1 या 2 वीडियो में बताया था कि बिल्किस केस के अहम गवाहों ने फरलो पर छूट कर आए इन दोषियों में से कईयों के खिलाफ कई बार पुलिस थाने में डराने धमकाने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी। इन पर आरोप यह भी लगता रहा कि जेल से फरलो या पैरोल पर बाहर आने के दौरान ये लोग गवाहों को डराते और धमकाते थे। और तो और दोषियों में से एक मितेश चिमनलाल भट्ट के खिलाफ पैरोल के दौरान 2020 में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला भी 354 आईपीसी के तहत दर्ज है। उसके खिलाफ इस मामले में केस भी चल रहा है। बावजूद इसके ये सब संस्कारी हैं, ब्राह्मण हैं, और गुजरात सरकार के मुताबिक इनका गुड बिहेवियर है। वैसे दरिंदों का क्या गुड बिहेवियर होगा, क्या गुड कंडक्ट होगा? जिन दरिंदों ने 21 साल की गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया, कितनी बार बताऊं, उसकी 3 साल की बेटी को मार दिया, उसके परिवार के 7 लोगों को मार दिया, मूर्छित अवस्था में बिल्किस को तभी छोड़ा जब उन्हें लगा कि अब वो जिंदा नहीं है। किसी तरह बिल्किस बहुत कम कपड़ों में कुछ लोगों की मदद से पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने भी लीपापोती करने की पूरी कोशिश की। इतनी बड़ी त्रासदी झेल चुके बिल्किस के साथ कुछ लोग खड़े न होते और मामला सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंचा होता, एनएचआरसी की भूमिका न होती, सीबीआई जांच न होती, तो ये सब तो वैसे भी बच जाते। ऐसे दरिंदों के लिए सरकार की ऐसी राहमदिली। इन दरिंदों की रिहाई के लिए अमित शाह के मंत्रालय की रजामंदी की यह चिट्ठी, जिसका जिक्र मैं कल भी 2 वीडियो में कर चुका हूं, यह चिट्ठी भी इन 11 दोषियों के साथ मोदी सरकार के खड़े होने का सबूत है। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री का यह कहना कि इनकी रिहाई में कुछ भी गलत नहीं हुआ, जो भी हुआ कानूनी प्रावधान से हुआ। इनकी रिहाई के खिलाफ सीबीआई की वो अदालत थी जिसने इन्हें सजा दी थी। इनकी रिहाई के खिलाफ वो सीबीआई अधिकारी थे जिन्होंने इन दरिंदों को सजा दिलाने में भूमिका निभाई थी, जांच की थी, जिनकी जांच के आधार पर इन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। इनकी रिहाई के खिलाफ बिल्किस थी, फिर भी इन्हें रिहा कर दिया गया। रही बात सरकारी और कानूनी प्रावधान का, तो कहीं से कानूनी बाध्यता नहीं है कि उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों को सजा माफी नीति का फायदा मिलना ही चाहिए। ऐसे मामलों में हमेशा राज्य सरकार के पाले में गेंद होती है। जेलर ही कैदी के गुड कंडक्ट का रिपोर्ट देता है,
जिला प्रशासन जेल सलाहकार समिति बनाता है, सरकार उनकी सिफारिशों को मंजूर करती है, यानी सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। यहां भी सब कुछ सरकार ने किया। इन दोषियों की रिहाई की सिफारिश करने वाली समिति का जिक्र मैं कई बार कई वीडियो में कर चुका हूं, जिसमें बीजेपी विधायक समेत 5 बीजेपी समर्थक थे। 10 में से 5 बाकी सरकारी अधिकारी। उनकी क्या हैसियत होगी अगर सरकार इन्हें छोड़ना चाहेगी, आप समझ सकते हैं। सबने मिलकर सिफारिश कर दी कि इन्हें अब सजा माफी नीति के तहत जेल से छोड़ा जाना चाहिए। उसमें वो बीजेपी विधायक जिन्होंने कहा यह संस्कारी ब्राह्मण है। क्या यह सब आपको हैरान नहीं करता? जिस सरकार और सिस्टम को शर्मिंदा होना चाहिए कि वो बिल्किस को इन दरिंदों से बचा नहीं पाए, वही सरकार और वही सिस्टम उल्टे दरिंदों की वकालत पर उतर आया है। मोदी चुप है, शाह चुप है। मोदी लाल किले से भाषण दे चुके हैं, नारी सम्मान की बात कर चुके हैं, नारी के खिलाफ विकृति को हटाने का संकल्प लेने की बात कर चुके हैं। फिर सवाल उठता है, इन हत्यारों और दरिंदों पर सरकार की मेहरबानी क्यों? कोई सरकार किसी महिला के साथ गैंगरेप करके उसकी मासूम बेटी समेत परिवार के 7 लोगों की बर्बर हत्या करने वाले दरिंदों के प्रति उदार हो सकती है क्या? कोई सरकार अदालत में दोषी साबित हो चुके दरिंदों की रिहाई के लिए इतनी बेशर्मी से बचाव कैसे कर सकती है? यह रिहाई का रास्ता कैसे तैयार कर सकती है? यह सवाल नैतिक मूल्यों का भी है, एक पीड़ित महिला के साथ खड़े होकर उसे इंसाफ दिलाने का भी है। लेकिन मोदी सरकार और गुजरात सरकार की मंशा के सामने ये सारे सवाल बेमानी हैं। उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का हलफनामा मिलने के बाद अगली तारीख 29 नवंबर की मुकर्रर कर दी है। हालांकि साथ में यह भी कहा है कि राज्य सरकार का जवाब लंबा है, लेकिन तथ्यों की कमी है, विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहीं जजमेंट के हिस्से कोट कर दिए गए हैं, कई जगह चूंकि 500 पन्ने हैं, लेकिन तथ्य नहीं सौंपे गए। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है, लेकिन करेगा क्या, ये देखना बाकी है। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिकाएं नहीं डाली गई होती, अगर सीपीएम लीडर सुहासिनी अली, महुआ मोइत्रा, रेवती कौल और एक पत्रकार, अगर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया होता, तो ये दरिंदे जेल से छूटकर मिठाई खाते हुए, माला पहनते हुए, तस्वीरें खिंचाते हुए, बिल्किस के जख्म पर मिर्च रगड़ते हुए आजाद हवा में सांस ले रहे होते। सांस तो अब भी ले रहे हैं, लेकिन कम से कम उनकी फाइलें तो खुली है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद गुजरात सरकार की मंशा तो एक्सपोज हुई है, साथ में अमित शाह के मंत्रालय ने कैसे उनकी रिहाई का रास्ता बुलंद किया, यह भी तो सामने आया ही है। और सुप्रीम कोर्ट ने, गुजरात सरकार ने चूंकि आड़ ली इस बात की कि रिहाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिछली सुनवाई के दौरान, जिसका जिक्र कल के वीडियो में भी मैंने किया था, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमने कहा था तय प्रावधानों के तहत गुजरात सरकार विचार करे, हमने ये नहीं कहा था इन्हें रिहा करिए। अब क्या होगा? और मैंने बार बार कहा है, आज अभी भी कहा, फिर से दोहरा दें कि वो सीबीआई अधिकारी जिन्होंने जांच की वो खिलाफ थे, सजा माफी के तहत इन्हें जल्दी रिहाई हो उसके, वो जज खिलाफ थे। उसके बाद भी सरकार पक्ष में थी। दोनों सरकार, गुजरात की सरकार और केंद्र सरकार, दोनों का मतलब मोदी और शाह है। और मतलब आप समझ सकते हैं, चुनाव है गुजरात में, बिल्किस है, बिल्किस बानो है, ये सारे संस्कारी ब्राह्मण हैं। लोगों के भीतर इतना जहर भर दिया गया है कि दरिंदे और कातिल भी, उन्हें दरिंदे और कातिल के प्रति भी उनके भीतर हमदर्दी पैदा होती है। और वो बिल्किस, जिसके साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, जिसके बारे में सोचकर रूह कांप जाती है, उस बिल्किस के साथ उस तरह से लोग आज खड़े नजर नहीं आते जैसे निर्भया के वक्त हुआ था। इसकी भी वजह है राजनीतिक वजह है। सवाल वोट का है, सवाल हिंदुओं की नाराजगी मोल लेकर वोट खो न जाए इसका डर है, और बहुत सारी वजह है, उन पर भी हम बात करेंगे। और उन महिला नेताओं की, सांसदों की, मंत्रियों की चुप्पी पर भी, जो एक गर्भवती महिला के साथ इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी, हत्यारों की रिहाई के बाद भी मौन साधे बैठे। और मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जो निर्भया कांड के वक्त
आम आदमी पार्टी के वो तमाम नेता जो आज सत्ता में हैं, सड़कों पर थे, आंदोलन की अपील कर रहे थे। वो मनीष सिसोदिया का वो बयान कल गुजरात में, सवाल से बचने की कोशिश कि जिन्हें बिल्किस का मुद्दा जब पूछा गया कि बिल्किस के मुद्दे पर आप सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, स्कूल का हवाला देकर कि हमें जो उठाना है मुद्दा वो उठाएंगे, जिन्हें जो उठाना है वो उठाएंगे। बिल्किस एक मुद्दा भर है और चुनाव में वोट का डर इतना है कि बिल्किस का नाम लेने से डरते हैं। लानत है वोट बैंक की इस राजनीति पर। वक्त है बिल्किस के साथ खड़े होने का, न कि हत्यारों और गुनहगारों का धर्म देखकर वोट की चिंता करने का। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद अभी बाकी है, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।